नमस्कार साथियों। आज शिक्षा मंत्री का एक और बयान आया नियमावली को लेकर कि अगले कैबिनेट बैठक में नियमावली चली जाएगी और पास भी हो जाएगा। हम लोग भी आशा करते हैं कि नियमावली पास हो जाए, नियमावली हम लोग को मिल जाए। लेकिन सोचने की ये बात है, क्या नियमावली से हमारा काम चल जाएगा? हमारा तो मकसद था 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 से 8 को लेकर जो हम लोग मांग रहे थे, वो हम लोग का मेन मकसद है। नियमावली लेकर क्या हम लोग झुनझुना बजाएंगे? और दूसरा सवाल, एक बात आप लोग पूछिए, जो नियमावली बन रही है, शायद बहुत लोगों का कहना है, मानना है कि 60-40 रेशियो रहेगा, या बहुत लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन में रहेगा मिड मंथ। लेकिन एक बात, जो इस बार आप लोग सीटेट का नंबर देख रहे हैं, अगर 60-40 लागू होता है तो उनका क्या, जिन्होंने 2012 और 2020 की नियमावली पर सीटेट का एग्जाम निकाला, 90, 92, 93 नंबर, 95 नंबर ला के खुश थे और दोबारा सीटेट का एग्जाम नहीं दिए, आंदोलन में लग गए। और इस बार एग्जाम भी दिए तो बहुत लोगों का नहीं निकला है, जो पुराने से निकाल के बैठे थे। तो उनके बारे में क्या कहना पड़ेगा? जिन्होंने 2011 में मैट्रिक दिया और जो 2017 में मैट्रिक किए, दोनों का मार्क्स अलग अलग आया, दोनों का समय स्थिति थी, परिस्थिति अलग थी, और दोनों को बिहार सरकार एक चश्मा से देखेगी। ये तो मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा, जो 11 और 12 और 13 में जो भी पुराने वाले कैंडिडेट हैं, उनके साथ अन्याय होगा। आपको क्या लगता है? अगर ये बात, मेरी बात सत्य लग रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, जो पुराने वाले हैं और नए वाले हैं, दोनों में परिस्थिति अलग थी, दोनों का नंबर पहले कम आता था और अब ज़्यादा आता है। ये देखना पड़ेगा बिहार सरकार को, इस पर भी सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि पहले 70% आता था तो बहुत खुश होते थे हम लोग, आज 95% वही बिहार बोर्ड के बच्चे ला रहे हैं। मानते हैं कि पढ़ाई की स्थिति बदली हुई है, लेकिन बताइए कि जो 70% लाए थे उस वक्त के टॉपर थे और अभी 95% वाले टॉपर हैं, और दोनों को एक साथ एक लाइन में दौड़ाया जाए तो शायद अन्याय होगा वो पिछले कैंडिडेट से। हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार से एक मांग मांगे। आप लोगों को शायद ये अजीब भी मांग लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि सेशन की प्राथमिकता दी जाए, कि जो पहले से पास हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, सेशन वाइज बहाली कराया जाए। कि जो मैंने पहले हैं 16, 18, 17, 19, 18, 20 के जो BA डीलर के कैंडिडेट हैं, उनको कम से कम प्रेफरेंस मिले। हमें बीटेट के जो भी लोग भी अभ्यर्थी थे, अब तो सीटेट में शामिल हो गए, उनसे कोई द्वेष गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं उन भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए भाई, आपकी उम्र कम है, अभी आपके पास होप है, उम्मीद है, समय भी है, लेकिन उनके बारे में एक बार सोचिए, जिनका 40 साल, 45 साल, 42 साल उम्र हो रही है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके कहीं ना कहीं वो सीनियर हैं, आगे भी सीनियर बनेंगे, उनका क्या, जिनका 40 साल, 39 साल एज हो गया है। गोल गोल बातें मुझे नहीं कहने आती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। मैं सीधा सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि दिक्कत उनको होगा ये न्यू सीटेट शामिल होने से, जिनका मेरिट कम है, जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, जो पुराने वाले कैंडिडेट है। बहुत लोग पुराने वाले कैंडिडेट है जिनका अच्छा नंबर आया भी है, लेकिन सबका तो अच्छा नहीं आया है। बहुत लोगों ने सीटेट का एग्जाम भी नहीं दिया। एक बात बताते हैं, जो जिनका 65+ है, वो किसी भी कैटेगरी से, उनका कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो भी 60% वाले हैं या 60 से नीचे वाले हैं, उनको थोड़ी मुश्किल आने वाली है 7वां चरण शिक्षक बहाली में। क्योंकि उम्मीद है कि मतलब पुराने वालों को छाट लिया जाए तो सिर्फ 21, 23 और 20, 22 के जो बच्चे थे, उनकी संख्या हो जाएगी 50 से 70 हज़ार के अप्रोक्स में। तो अभी 21, 23 का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन 20, 22 का तो आ गया है। तो 20, 22 के जो कैंडिडेट है, उनका DLED, BEd, एकेडमिक सारा बेहतर है हम लोग के कंपेयर में देखा जाए तो बिहार सरकार के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है और हम लोग समय मिलता ही है, तो सचिवालय में जाकर अपनी एक बात वहां रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, आप सबको एक साथ लीजिए, लेकिन जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में एक बार आप लोग सोचिए। अगर शायद सोचते हैं तो सबका भला हो जाएगा। ये लोग का तो मेरिट है ही, अच्छा हो जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन पुराने जो है 60%, 62% वाले, कुछ महिलाएं होंगी जिनके पारिवारिक स्थिति कारण वो पढ़ नहीं पाई और सीटेट का एग्जाम नहीं दे पाई और नंबर नहीं बढ़ पाए, उनके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। जुलाई से पहले हमारी कोशिश रहेगी बहाली खुलवाने के लिए, और प्रयत्न हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग कुछ शांत इसलिए हैं कि बहुत लोगों ने हमारी टांग खींची है।
जब जब आंदोलन किए हम लोग, मान के चलिए कि आंदोलन हम लोग किए, सीटेट का जो नोटिफिकेशन जिस दिन आया था उस दिन हमने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की थी 4 नवंबर से। लेकिन बहुत लोग इसका भी विरोध किए, घर पर बैठे रहे। फिर दिसंबर में आंदोलन किए, फरवरी में 9, 10, 11 का आंदोलन किए कि हमारे पास संख्या बल दिखाई दे ताकि हम लोग 20 या 22 से बजट सत्र में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बैठ पाए। लेकिन बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। बहुत लोगों ने अपने अपने ग्रुप में ये भी लिखा कि अभी नियमवाली का वेट कर लिया जाए, उसके बाद सरकार देगी, इंतजार करना चाहिए। तो उनसे पूछा, अब 11 दिन फरवरी में बचा है, अगर नियमवाली नहीं आती है तो, और नियमवाली दे दी तो गवर्नमेंट तो बोलेगी नियमवाली अभी जस्ट दी है, 2-3 महीने बहाली का इंतजार करो। तो हमें क्या मिलेगा इस नियमवाली से? सवाल ये है, हम लोग को क्या फायदा होगा? नए को तो फायदा होगा, पुराने वालों को क्या फायदा होगा? ये सोचना पड़ेगा सभी लोगों को। मैंने एक सर्वे भी कल किया था। सर्वे में मैक्सिमम लोगों का 65 से लेकर 74 तक है, मतलब 60 से 70% लोगों का नंबर 65 से लेकर 74 के बीच में है। और उनसे कुछ कम लोग हैं, उनसे ज़्यादा लोग की संख्या कम ही, 78-80 वाले की संख्या कम है। तो 78-80 वाले तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये जो सर्वे है उसके ऊपर भी एक विश्लेषण करके वीडियो बनाएंगे हम लोग, सबका आपके सामने प्रत्यक्ष रख के। तो सर्वे से अनुमानतः ये निकल के आया है कि जिनका भी 65% मार्क्स है उनका हो जाएगा। अभ्यर्थी उसी के बीच में रह रहे हैं, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, इन लोग एकदम सेफ जोन में है। सोचना 60 से नीचे वालों को है। 55 वाले को तो माफ़ी चाहेंगे, बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। जिनका भी 55% के अप्रॉक्स में मेरिट बनता है उनके लिए थोड़ा सोचने वाला विषय ये रहेगा। फिर 60-40 का है, बहुत लफड़ा है नियमवाली में भी। देखिएगा आप लोग, बहुत लोग केस करने वाले भी हैं कि इस नियमवाली पर केस करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि जिसका 60% से कम है वो लोग केस करेंगे। तमाम तरीके और तमाम तरह के असुविधा का हम लोग सामना करना पड़ेगा। देखिएगा अभी तो बहुत लोग शांत बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपने बिल से निकलेंगे और कुछ ना कुछ कार्य करेंगे ये बहाली फंसाने के लिए। तो आप लोग के अगर अगल बगल कोई बहाली फंसाने वाले लोग होंगे तो उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और बहुत लोगों का मानना है कि 1 मार्च से आंदोलन हो, तो मैं 1 मार्च से आंदोलन के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है कि 1 मार्च से आंदोलन करके आपको क्या मिलेगा। जो लोग 56-57 लोग जेल में गए, 20-25 लोग से ऊपर लाठी खाएं, उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उनको जो आपको आर्थिक सहयोग करते हैं, आपके आंदोलन में आते हैं। आंदोलन में आने वाले वही लोग होते हैं जिनका मेरिट कम होता है, वही लोग आपको सहयोग भी देते हैं। तो पैसा कम मेरिट वालों से लेना है, सहयोग कम मेरिट वाले लोगों से लेना है, और फायदा हाई मेरिट वालों को पहुंचाने के लिए आंदोलन किया जाएगा, तो उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमने लड़ाई छेड़ी थी, ये लड़ाई उनके लिए छेड़ी गई थी जिनका मेरिट कम है, जिनका एक्सपायर हो रहा है। जब उनके हाथ में अब कुछ नहीं बच रहा है तो उनसे सहयोग लेके दूसरों को फायदा पहुंचाना शायद ना कहीं ये गलत होगा। इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है और दीजिएगा जरूर। एक बार सोचिएगा क्या हम गलत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो छठे चरण से वंचित हो गए थे उन्होंने आपका सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया, और फिर 7वां चरण में उनका फिर नहीं होगा, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इनके जिम्मेवार हम उन नेताओं को मानते हैं चंद प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप में लिखते रहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो उनसे आप लोग एक सवाल जरूर पूछिएगा कि ठीक है, ये अगला आदमी गलत करता है तो आप क्यों नहीं जाके उसको समझाते हैं? आप क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? आपका सब जूनियर है, छोटा भाई है, उसको कान पकड़ के बोलिए कि अरे तुम लोग गलत कर रहा है, ऐसे नहीं वैसे होता है। तो आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है हम लोग का रणनीति गलत होगा, तरीका गलत होगा, बोलने का तरीका गलत होगा, लेकिन एक बात आपको बताते हैं, हमारी नीयत एकदम साफ थी। नीयत मतलब 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर हम लोग मांग अड़े हुए थे। जो भी हो, जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, मांग हमारी 7वां चरण ही थी। हम लोग के अभ्यर्थियों में जो अलगाववाद है, गुटबाजी है, जब तक इसको आप लोग खुद नहीं खत्म करिएगा, जब तक आप लोग फेस ढूंढते रहिएगा, बहाली का यही सत्यानाश होते रहेगा। कुछ अभ्यर्थी खोजने लगते हैं कि ये नहीं दिखाई दे रही हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे। अरे भैया वो क्यों दिखाई देंगे? उनका मेरिट अच्छा है, वो लोग एग्जाम में लगे हुए हैं लोग,
तो उनको देख के आइएगा, वो आपको नौकरी दिलवाएंगे कि आपका जो कर्म है वो आपको नौकरी दिलवाएगा। नौकरी आपका मेहनत, आपका कर्म ही आपको नौकरी दिला सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है नौकरी दिलवाना। अगर आप लोग आंदोलन में आते हैं, सरकार भीड़ से डरती है, अगर भीड़ आप लोग देते हैं तब जाके आंदोलन सफल होता है और आप लोग को जीत मिलती है। और बहुत लोग अब आप लोग को बोलेंगे कि हम लोग 21-23 सेशन को रोक देंगे, नया सीटेट होने से रोक देंगे, इसके लिए आंदोलन किया जाए। तो एक बात बताइए, अभी तो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मालूम है। 21-23 का मानते हैं सितंबर के बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी जिंदगी सिर्फ रोकते ही रहना है। इससे पहले इस सीटेट को रोकना था, उससे पहले उसके पिछले वाले सीटेट को रोकना था। मतलब लगातार 2 लड़ाई सीटेट रोकने के लिए किए हैं हम लोग। मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन दिल में यही चलता रहता था कि इस सीटेट को नहीं शामिल होने देना है, उस सीटेट को शामिल नहीं होना था। इसके पीछे लाखों लाख रुपए बर्बाद हुए हैं अभ्यर्थियों के। तो फिर एक नया सीटेट रोकने के लिए, नया सेशन रोकने के लिए फिर आप लोग लाखों लाख बर्बाद करिएगा, तो इसके पक्ष में हम नहीं है। जब उचित होता है तभी हम आंदोलन करना सोचते हैं, अगर अन्यथा बिना काम के आंदोलन करना हमको उचित नहीं लग रहा है। आप खुद सोचिए कि हमेशा लड़ाई रोकने के लिए लड़ी जाएगी, कुछ अपने पाने के लिए भी की जाएगी। याद हमको है कि मार्च में आंदोलन हुआ था 3, 4, 5 मार्च को, जो 1.5 दिन में ही खत्म हो गया, तो उसमें लाखों रुपए का चंदा है। मई में आंदोलन हुआ, उसमें लाखों रुपए का चंदा है। अगस्त में आंदोलन हुआ, लाखों रुपए का चंदा है। नवंबर में हुआ, लाखों रुपए का चंदा है। और ये अभी 9, 10, 11 फरवरी को है, इसमें 20,000 रुपया टोटल चंदा है। मतलब 20,000 रुपया टोटल 3 दिन में कलेक्ट हुआ था। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 10-15 लाख हो जाता है सारे आंदोलन को मिला के, चाहे हम लोग करें, चाहे कोई संगठन करे, चाहे तीसरा या दूसरा कोई भी। तो पैसा बर्बाद हम लोग का हुआ सिर्फ रोकने के नाम पे। अभी भी आप लोग से बोलेंगे कि हम लोग इस सेशन को रोक सकते हैं, इस सेशन को रोक सकते हैं, और आप लोग से लाखों रुपया वसूले जाएंगे। तो वसूले जाएंगे और वसूलेंगे वो लोग जिनका छवि खराब है, जो आपको कभी आंदोलन में नहीं दिखाई देते हैं, जो 3 दिन का कह के 1.5 दिन में भाग जाते हैं। वो लोग अभी सीटेट का एग्जाम दिए हैं, मार्क्स अच्छा आ गया है, तो सोच रहे हैं कि अब हम लोग कुछ करते हैं, लगाते हैं कमाने के जुगाड़। और पैसे भी वही लोग देंगे जिनका मेरिट कम है, और आएंगे भी वही लोग जिनका मेरिट कम है। कभी ज़्यादा मार्क्स वाला, जिनका 75 और 80% मेरिट बनता है, वो आपको कभी आंदोलन में दिखाई दिया होगा? वो कभी आर्थिक सहयोग दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी दिया होगा, कभी आंदोलन में आया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका मेरिट ज़्यादा है और वो आंदोलन में आते हैं। अक्सर कम वाले ही आते हैं। तो कम वाले का सहयोग लेके और ज़्यादा वालों को फायदा पहचानना, ये गलत बात है। धन्यवाद। सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, सभी के बीच में बात पहुंचाइएगा। और आप लोग शिक्षक हैं, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, और सोचिएगा जरूर। हित और अहित आपको सोचना है, किसके साथ हित है और किसके साथ अहित है। जो आपको दिखाई दे रहा है 8 महीना से, क्या वो गलत हो सकते हैं? और जो दिखाइए नहीं दे रहा है, सिर्फ टेलीग्राम में है, वो क्या सही हो सकते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितनी 7वां चरण की जरूरत आपको है, उतनी जरूरत मुझे भी है। और ये लड़ाई मैंने खुद के लिए भी ज़्यादा लड़ी है। तो कोई भी चीज़ अगर अपने लिए किया जाता है तो वो ईमानदारी से किया जाता है। मान के चलो दूसरे के लिए करते तो शायद हम बेईमानी भी कर सकते थे, लेकिन इस 7वां चरण में मुझे भी नौकरी चाहिए, तो हम अपनी नौकरी को हम फंसाने का काम कभी नहीं करेंगे। अपनी नौकरी पाने के लिए हम दिल से काम करेंगे, और दिल से ही लगे हुए हैं लोग, और आगे भी लगेंगे। धन्यवाद।